तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है 25 फरवरी 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, नालंदा समेत बिहार के सभी जिलों में तंबाकू गुटखा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ, खबर के अनुसार तंबाकू से बनने वाले पान मसाला और गुटखा पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस संदर्भ में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बिहार में शराब के बाद अब पान मसाला और गुटखा की भी बिक्री नहीं होगी। आपको बता दूं कि बिहार के सभी जिलों में सभी प्रकार के गुटखा, पान मसाले के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, बिक्री और उसके प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। इस नियम को तोड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसको लेकर के आदेश भी जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने तंबाकू गुटखा पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा है कि गुटखा और पान मसाला में तंबाकू और निकोटीन मिलाकर के बेचना इंसान के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी को ध्यान में रखते हुए इसे पूरे राज्य में यानी कि पूरे बिहार में प्रतिबंधित किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 2 साल बाद स्कूली बच्चों की परीक्षा होगी। कोरोना के कारण स्कूल में 2020 और 2021 में बच्चों को परीक्षा के लिए बिना ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया था, लेकिन इस साल सरकारी स्कूलों के बच्चों को मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। कक्षा 5 और 8 की परीक्षा 7 से 10 मार्च तक होगी। 2 पालियों में 10 से 12 और 1 से 3 बजे तक परीक्षा ली जाएगी, जबकि कक्षा 1 से 4 और 6 से 7 की परीक्षा होली के बाद 25 से 29 मार्च तक होगी। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। यह राजस्थान के गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद से बिहार में भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग होने लगी है। जब बिहार कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग उठाई है। यह कांग्रेस ने कहा है कि कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए नीतीश सरकार राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल करे, क्योंकि नई पेंशन योजना आम लोगों के खिलाफ है। जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने राजस्थान सरकार का हवाला देकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि बिहार सरकार भी राज्य में यानी कि बिहार में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार के ऐलान के बाद देश भर में एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग उठने लगी है। यहां तक कि यूपी विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा खूब चर्चा में है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में लगातार हो रही चोरी की वारदातों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। यह चोर इतने शातिर हो गए हैं कि किसी के भी घर में चोरी की वारदात को अंजाम देकर के आराम से निकल जाते हैं। ताजा मामला जमुई जिले का है, जहां चोरों ने इस बार किसी और को नहीं बल्कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह के घर को अपना निशाना बनाया है। ताजा मामला जमुई जिले का है, जहां मलेपुर थाना क्षेत्र के स्थित पूर्व सीएम चंद्रशेखर सिंह के आवास में घुस करके चोरों ने लाखों रुपए की चोरी कर ली है। जहां शातिर चोर 5 लाख की संपत्ति चुरा करके फरार हो गए हैं। चोरी की इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हरकंप मच गया है। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह का पूरा परिवार पटना में रहता था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर के पुलिस और सख्त हो गई है। इसी को लेकर के बिहार के अलग अलग जिलों में पुलिस जेलों में छापेमारी कर रही है। अचानक हो रही छापेमारी से जेलों में हरकंप मच गया है। यह प्रशासनिक अधिकारी जेल के अंदर छापेमारी करने पहुंचे हैं। कई जिलों के डीएम, एसपी सहित तमाम बड़े अधिकारी के साथ सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने जेल के अंदर रेड की है यानी कि छापेमारी की है। जहाँ बिहार के पुलिस जवान और अधिकारी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। खगड़िया, बेगूसराय, सिवान, अररिया और वैशाली सहित कई जेलों में छापेमारी चल रही है। जहां इस दौरान पुलिस को कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। जहां खगड़िया मंडल कारा में डीएम, एसपी के नेतृत्व में अचानक छापेमारी की गई। ये 1 घंटे से अधिक समय तक चली।
दोस्तों अब बात करते हैं कि आगामी 25 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में बजट सत्र को लेकर के जहां विपक्ष ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष को हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए कमर कस ली है। वहीं विपक्ष दलों ने शराब पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने के सरकार के खिलाफ सरकार के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया है और सरकार पर जनता की गाड़ी कमाई को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और मनेर से राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि सत्र के दौरान राजद सभी मुद्दों को सदन में जोरदार तरीके से उठाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब नहीं दे पाएगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब सदन में सवाल उठाते हैं तो फिर सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता है और मुख्यमंत्री पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि बिहार में बेरोजगारी, अपराध, शराबबंदी, भ्रष्टाचार और जो घोटाले हुए हैं उसको लेकर के राजद सदन में सरकार को घेरने का काम करेगा। वहीं उन्होंने बिहार में जातीय जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण और विशेष राज्य के मुद्दे पर कहा है कि एनडीए के लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, जनता को अब इन पर भरोसा नहीं रहा। उन्होंने कहा है कि वे मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि सरकार ने जो घोषणा की है उस पर अमल किया जाए। उन्होंने मांग की है कि राज्य सरकार अपने खर्च पर बिहार में जातीय जनगणना कराएं। भाई वीरेंद्र ने शराब पकड़ने के लिए सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने पर कहा है कि ये सब बेकार की बातें हैं। सरकार जनता की गाड़ी कमाई को बर्बाद कर रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार सिर्फ जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रही है और कुछ नहीं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जेडीयू नेता की हत्या मामले में अब बीफ एंगल सामने आ रहा है। यहाँ हत्या के बाद एक वीडियो वायरल होने के बाद कहा जा रहा है कि जेडीयू नेता मोहम्मद खलील रिजवी की हत्या मॉब लिंचिंग की घटना के रूप में हुई है। वायरल वीडियो में जदयू नेता के साथ गौ हत्या को लेकर के सवाल करते हुए एक वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसके बाद जेडीयू की नेता की हत्या को मॉब लिंचिंग बताया जा रहा है। हालांकि समस्तीपुर पुलिस का कहना है कि अभियुक्तों ने हत्याकांड से बचने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके सांप्रदायिक रंग देने की साजिश रची है। आपको बता दूं कि जेडीयू नेता खलील रिजवी का 16 फरवरी को अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद 17 फरवरी को उनकी पत्नी के फोन पर उनके फोन से उनके खाते में 2.5 लाख रुपए जमा करने के लिए कहा था और फिर पैसे नहीं भेजने पर उसकी किडनी बेच देने की धमकी दी थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कटिहार रेल मंडल से गुजरने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस में एक महिला यात्री ने चलती ट्रेन में ही बच्ची को जन्म दिया। इस दौरान टीईटी से लेकर के यात्रियों और रेलवे के अधिकारियों ने महिला की पूरी मदद की है। इसके बाद खुशी में न सिर्फ स्टेशन पर लड्डू बांटा, बल्कि बेटी होने पर ट्रेन में मौजूद यात्रियों और अन्य अधिकारियों ने महिला को बधाई दी और कहा कि लक्ष्मी आई है। ये पूरा मामला बिहार के कटिहार के बारसोई जंक्शन का है। बुधवार को कटिहार के बीआरएम कर्नल एसके चौधरी औचक निरीक्षण के लिए स्टेशन पहुंचे थे। इसी बीच निरीक्षण के दौरान सियालदह जाने वाले कंचनजंगा एक्सप्रेस में किशनगंज से दालखोला के बीच जा रही एक महिला यात्री को परसों पीड़ा हुआ। जैसे ही इसकी जानकारी रेलवे प्रशासन को हुई तो तत्काल महिला की मदद की गई। इसके बाद उसने पुत्री को जन्म दिया। इधर ट्रेन में बच्ची के जन्म के बाद स्टेशन पर खुशी में मिठाई बांटी। डीआरएम, टीटी समेत अधिकारी और कर्मियों के बीच लड्डू बांटे गए। दोस्तों बात करते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच के ताजा तनाव ने वहां फंसे बिहारी छात्रों की परेशानी बढ़ा दी है। कई छात्र घर लौटना चाहते हैं, लेकिन अब हवाई टिकटों का टोटा हो गया है। जिन्हें टिकट मिल भी रहा है उन्हें अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। छात्र कई एजेंट से संपर्क में भी है। इधर मीडिया में आ रही युद्ध की स्थिति की खबरों से परिजनों का तनाव हर क्षण बढ़ रहा है। यूक्रेन के खार्किव मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे शुभम मिश्रा मनेर के रहने वाले हैं। शुभम ने मोबाइल पर परिजनों को बताया है कि वे घर आना चाहते हैं। उनके साथ सिवान और आरा के भी छात्र हैं, लेकिन टिकट मिलने में मुश्किल हो रही है। इधर चंपारण के कई छात्र खार्किव मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। उनमें प्रशांत भी शामिल है। प्रशांत भी यूक्रेन में है। बोध गया के करीब 2 दर्जन से अधिक छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जहां उनके अभिभावक टिकट बुकिंग की व्यवस्था में जुटे हैं। सरकार की घोषणा के बाद फ्लाइट में टिकट बुकिंग की होड़ शुरू हो गई है। जहां चार्टर्ड फ्लाइट का किराया 50,000 रुपए तक पहुंच चुका है। जहां पहले 30 से 35,000 रुपए के बीच टिकट हो जाता था। कई छात्रों के साथ वीजा की भी समस्या है। दोस्तों बात करते हैं कि कटिहार के बलरामपुर के माले विधायक महबूब आलम आज ई रिक्शा से बिहार विधानसभा पहुंचे। ई रिक्शा पर उनके साथ उनका बॉडीगार्ड भी था। महबूब आलम बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा से मिलने पहुंचे थे। ई रिक्शा से पहुंचने पर यह चर्चा का विषय बन गया है। जहां अक्सर विधायक लग्जरी गाड़ी से ही विधानसभा पहुंचते हैं, लेकिन माले विधायक अपने अनोखे अंदाज में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर महबूब आलम ने कहा है कि इसका असर सीधे तौर पर आम लोगों पर पड़ा है। जहां आज मध्यम वर्ग के लोगों और फिर छोटे किसानों के बच्चों की जो
शादियां होती है, पहले जो मोटरसाइकिल वो गिफ्ट में लेते थे और तोहफे में दिया जाता है, अब उन लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। अब इसे चलाने की क्षमता नहीं रही। यह स्थिति बढ़ते पेट्रोल के दाम की वजह से सामने आई है। कटिहार के बलरामपुर के माले विधायक महबूब आलम ने यह भी कहा है कि मेरे पास अभी कोई गाड़ी नहीं है। हम पहले भी रिक्शा और ई रिक्शा से विधानसभा आते रहे हैं और आज भी स्पीकर साहब से मिलने विधानसभा पहुंचे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि खेती और किसानी में सबसे बड़ी समस्या है कि किसान को कई तरह की आपदाओं और नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। कई बार इन वजहों से फसलें बर्बाद हो जाती है, जिससे किसानों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हर किसान के लिए बहुत उपयोगी है। इसी तरीके से बिहार सरकार बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों की मदद कर रही है। असल में फसल बीमा योजना के तहत आपदा के कारण होने वाले फसलों के नुकसान बर्बाद होने को कवर किया जाता है। नुकसान की स्थिति में पीड़ित किसानों को विपरीत सहायता मिलती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत फरवरी 2016 में की गई थी। वहीं बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत किसानों की फसल की वास्तविक उत्पादन में 20% तक का नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर 7,500 दिए जाते हैं। अगर नुकसान 20% से अधिक होता है तो प्रति हेक्टेयर 10,000 प्रदान किए जाते हैं, 10,000 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि सीधे किसान के बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए किसान का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है तथा बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना भी चाहिए। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इसकी वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है pacsonline.bih.nic.in/FSY/ इस वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाराबांकी की 4 विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभाएं की। उन्होंने चुनाव लड़ रहे अपने और गठबंधन दल जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से बात की है। जनसभा के दौरान ओवैसी ने अल्पसंख्यक और मुस्लिम मतदाताओं से साथ आने की अपील की है। इस दौरान ओवैसी ने सपा बसपा और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सपा बसपा सहित योगी सरकार और देश के प्रधानमंत्री मुस्लिम लोगों के हित की जो बात करते हैं वे सब झूठ और बकवास है। ओवैसी का कहना है कि आज तक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए कुछ भी देश और प्रदेश की सरकार ने नहीं किया है। जहां वहीं सीएम योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा है कि हम देश का नमक खाते हैं, उन दोनों का नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि उन्हें आजकल मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत हो गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी अब आवारा जानवरों के गोबर से दौलत पैदा करने का नया जुमला दे रहे हैं। जनता को संबोधित करते हुए ओवैसी ने सपा बसपा सहित भाजपा पर वार किया और कहा है कि लोग धर्म मजहब के नाम पर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग अब समझ चुके हैं। मैंने जो लोगों को पैगाम दिया है वह लोगों तक पहुंच चुका है और अब जनता बदलाव चाहती है। ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी अब पहले से अच्छा परफॉर्मेंस करेगी क्योंकि जनता जाति पात और धर्म मजहब से ऊपर उठ करके इस बार वोट करेगी। ओवैसी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी खुद को मुसलमानों का हितैषी बता करके मुस्लिमों का वोट मांगती रही है, लेकिन एक भी काम उसने मुसलमानों के पक्ष में नहीं किया है। अखिलेश यादव की सरकार में जब सरकारी भर्तियां हुई तो फिर केवल यादवों की हुई। अच्छा, कितने मुसलमान भर्ती हुए? वहीं भाजपा की सरकार की बात करें तो उसमें मुसलमानों को कुचलने का काम किया गया, उनके कारोबार छीने। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि मुसलमान भाजपा सरकार में डरा सहमा हुआ है, इसीलिए मैंने अपने मुसलमान भाइयों को पैगाम दिया है और वह पैगाम उनके जहन में उतर चुका है। ये बदलाव चाहते हैं और बाराबांकी में हमारी पार्टी उभर करके सामने आएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर न केवल केंद्र की सरकार बल्कि बिहार की नीतीश सरकार भी घिरती रही है। जहां रोजगार के सवाल पर सरकार के ऊपर विपक्ष हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ता, लेकिन अब नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में रोजगार मांगने वालों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। कोरोना महामारी के बीच लोगों की नौकरियां गई और ऐसे युवाओं की संख्या बढ़ी जो पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश कर रहे हैं। जब महामारी के दौरान देश और विदेश की कंपनियों में बेरोजगार हुए लोग और रोजगार के लिए सर्विस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल बिहार में 3 गुना ज्यादा बेरोजगारों ने पोर्टल पर अपना निबंधन कराया है। जिन लोगों ने सर्विस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है उनमें बेरोजगारों के साथ साथ कुछ स्वरोजगार करने वाले लोग भी शामिल है। ये आंकड़े तब है जब
पढ़ाई करने वाले छात्रों ने रोजगार की मांग नहीं की है। जब पोर्टल पर अब तक के 13 लाख से ज्यादा निबंधन किए जा चुके हैं। बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार ने नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल यानी कि NCS बनाया है। जॉब फेयर और नियोजन के जरिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वालों को रोजगार मेला लगा करके नौकरी के लिए आमंत्रित किया जाता है। जहां अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो फिर उसे रोजगार मेले में भाग लेने की इजाजत नहीं दी जाती है। जब बिहार में रोजगार मांगने वालों की संख्या किस कदर बढ़ी है, इसका खुलासा आंकड़ों से होता है। साल 2020 से 21 में बिहार के अंदर 78,259 रजिस्ट्रेशन रोजगार के लिए किए गए थे, जो इस साल जनवरी महीने तक ही 2,67,635 तक पहुंच चुका है। 10 महीने में भारी तादाद के अंदर बेरोजगारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जहां सबसे अधिक अक्टूबर में रजिस्ट्रेशन हुआ है। बेरोजगारी की लिस्ट में किन्नर भी पीछे नहीं है, जहां अब तक 222 किन्नरों ने रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जहां इनमें सबसे अधिक वैशाली के 28 किन्नर शामिल है। इसके अलावा अररिया से 2, औरंगाबाद से 4, बांका से 1, बेगूसराय से 11, भोजपुर से 4, भागलपुर जहानाबाद से 1, कैमूर से 5, कटिहार से 8, खगड़िया से 2, किशनगंज से 1, लखीसराय से 6, तो मधेपुरा से 3 किन्नरों ने रजिस्ट्रेशन किया है। जबकि मधुबनी से 1, मुंगेर से 5, मुजफ्फरपुर से 13, नालंदा से 9, नवादा से 3, पश्चिमी चंपारण से 4, पटना से 11, पूर्वी चंपारण से 13, पूर्णिया से 3, रोहतास से 4, समस्तीपुर से 8, सारण से 9 किन्नरों ने रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। दोस्तों बात करते हैं कि इंडियन ऑयल के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। जहां अगर आपके घर पर भी इंडियन ऑयल का कनेक्शन है तो फिर अब आपको गैस सिलेंडर के साथ तेल और साबुन जैसे कई प्रोडक्ट मिल सकते हैं। जी हां, आपको बता दूं कि तेल साबुन जैसे डेली यूज के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी डाबर ने सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL के साथ भागीदारी की है। आपको बता दूं कि दोनों कंपनियों ने बुधवार को एक संयुक्त बयान जारी करके इस बारे में जानकारी दी है। जब बयान के मुताबिक इस गठजोड़ के तहत इंडियन ऑयल के इंडियन LPG वितरक डाबर के लिए खुदरा कारोबार भागीदारी बनेंगे, जहां वे अपने डिलीवरी कर्मियों के माध्यम से डाबर के सभी उत्पादकों की बिक्री सीधे अपने LPG ग्राहकों के परिवार को करने में मदद करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम मन की बात अब काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। इस कार्यक्रम के दौरान PM मोदी आम लोगों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं, साथ ही कुछ प्रेरणादायक लोगों की कहानियों को भी शेयर करते हैं। अगर आपके पास भी कोई प्रेरणादायक कहानी है जिसे आप लाखों लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ये मंच आपको भी मौका दे रहा है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का प्रसारण रविवार 27 फरवरी को होना है, जिसके लिए बहुभाषी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू ऐप पर लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। केंद्र सरकार के माई गवर्नमेंट हिंदी ने कू ऐप पर अपने आधिकारिक हैंडल @माई गवर्नमेंट हिंदी के जरिए बीते 4 फरवरी को एक पोस्ट की थी, जिसमें सुझाव मांगे गए। इस पोस्ट में लिखा है कि क्या आपके पास जीवन से जुड़ी कोई प्रेरणादायक कहानियां हैं जिन्हें आप इस महीने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात में शेयर करना चाहते हैं? अगर हाँ तो फिर डायल कीजिए 1800-1117-800 या फिर विजिट करें कू ऐप पर। जहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया शेयर की है। इसमें स्थानीय से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दे शामिल है। जहाँ ऐसा हो सकता है कि इसमें कुछ मुद्दों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल किया जाए। आपको बता दूं कि मन की बात का पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को प्रसारित हुआ था। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी एक एपिसोड में PM मोदी के साथ इस कार्यक्रम में भाग ले चुके हैं। जहाँ इस कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर से लोगों का रेडियो के प्रति लगाव देखने को मिला है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि साल 2025 तक बिहार के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने आसियाना नगर डिवीजन के सभी अभियंताओं और फिर कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा है कि आप लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किया है। बिहार के स्मार्ट प्रीपेड मीटर मॉडल को केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों ने अपनाया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर से उपभोक्ताओं और फिर विद्युत वितरण कंपनी दोनों को लाभ है। यहाँ आप सभी बधाई के पात्र हैं। बिहार के अन्य डिवीजन के लोगों को भी गतिमान होकर के स्मार्ट प्रीपेड मीटर को समय से पहले लगाने की पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि साल 2025 तक बिहार के हर घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर से जोड़ दिया जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव में पहली बार छुट्टा जानवर का मुद्दा चुनावी रैलियों में बार बार गरमा रहा है। जब विपक्षी दल किसानों की समस्या को जोर करके लाभ लेना चाहते हैं वे चिंता न करें। इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दल किसानों की समस्याओं को जोर कर लाभ लेना चाहते हैं वे चिंता न करें। 10 मार्च के बाद यूपी में भाजपा की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में छुट्टा जानवर के निस्तारण के बारे में बैठक होगी। इसके बाद लोग जानवरों के दूध देना बंद करने के बाद उन्हें छोड़ने नहीं बल्कि उन्हें बांध कर रखेंगे। जनता को इस बात पर भरोसा करना होगा। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा में कही है। पीएम मोदी ने ये बात यूं ही नहीं कही है। हकीकत में वाराणसी में गोबर से बायो सीएनजी गैस बनाने के लिए प्लांट लगाया जा रहा है। इसके लिए गोबर खरीदा जाएगा। सरकार बहुत जल्द ही ऐसे प्लांट प्रदेश के अन्य जगहों पर लगाने की तैयारी में है। दोस्तों बिहार के कुछ इलाकों में पकड़वा या फिर पकड़ुआ विवाह चलन में है। जहाँ ये एक तरह का जबरन या फिर बलपूर्वक किया जाने वाला विवाह है। जहाँ इसे फोर्स मैरिज भी कहते हैं। जहाँ इसमें लड़के को जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया जाता है। पकड़ुआ विवाह का ताज़ा मामला बिहार के छपरा में सामने आया है। जहाँ प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक प्रेमी को लड़की के परिवार वालों ने पकड़ लिया, फिर दोनों की जबरन शादी करवा दी। जहाँ पकड़ुआ विवाह का ये मामला छपरा के पानपुर थाना क्षेत्र के धेनुआ गाँव का है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व विधान पार्षद सदस्य और भाजपा नेता कृष्ण कुमार सिंह उर्फ के बाबू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की बदहाल स्थिति को लेकर के घेरा है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार या तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय को एक पायदान सुधार करके दिखाएं या फिर स्वीकार करें कि उनसे नहीं होगा। के बाबू ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, सभी राज्यों में सबसे नीचे 28वें नंबर पर है। जहाँ नंबर 1 छोड़िए, नीतीश जी को विनम्र चुनौती है कि शासन के बचे 45 दिनों में वे इसे 27वें नंबर पर ला दे। अपने संपूर्ण जीवन का अनुभव और जोर लगाकर भी ये स्वीकार लें कि हमसे नहीं हो पाएगा। जहाँ वहीं हाल ही में जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय की रिपोर्ट आई है उसमें बिहार को सभी राज्यों में 28वां स्थान मिला है, यानी कि देश में सबसे पीछे बिहार। जहाँ इसी मुद्दे को लेकर के अब के बाबू ने सीएम नीतीश कुमार को घेरा है। जहाँ उन्हें खुली चुनौती दी है कि आप बिहार की स्थिति में एक पायदान का सुधार ला करके दिखा दें या फिर स्वीकार करें कि हमसे नहीं हो पाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि देश में हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के खूब बहस चलती है। जहां कांग्रेस पार्टी और फिर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी भी हिंदुत्व को लेकर के बीजेपी आरएसएस पर लगातार निशाना साधते रहते हैं। अब हिंदुत्व को लेकर के बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बड़ा बयान दिया है। जब बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बातचीत के दौरान कहा है कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है। जी हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि दुनिया के हर कोने में हिंदू चेतना है जिसे हिंदुत्व कहते हैं उस पर हमला किया जा रहा है। दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में इसको लेकर के सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं और हिंदुत्व के बारे में झूठ फैलाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि कई विश्वविद्यालयों में यह साबित हो चुका है कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है। मैसूर यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ह्यूमन यूनिवर्सिटी में साबित हो चुका है कि उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक सभी भारतीयों का डीएनए एक है। इसका मतलब होता है कि एक ही लोग हैं। यहाँ तक कि मुस्लिमों का डीएनए भी एक है। इससे पता चलता है कि 99.99% मुस्लिमों ने धर्म परिवर्तन किया था। जो डीएनए अनुसूचित जाति लोगों का है वही डीएनए ब्राह्मणों का भी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि लगातार विवादों में घिरे रहने वाले बिहार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने विक्टिम कार्ड खेला है। जहां रामसूरत राय ने कहा है कि वे पूरे बिहार में जमीन के दलालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसके लिए जमीन के दलाल उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। मंत्री ने कहा है कि वे ऐसी साजिशों से डरने वाले नहीं हैं। हालांकि मंत्री ने यह नहीं बताया है कि उन्होंने बिहार के किस जमीन दलाल या फिर माफिया के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की है। जब बिहार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय 2 दिनों के लिए सहरसा के दौरे पर पहुंचे। सहरसा में उन्होंने मीडिया से बातचीत और कहा कि मंत्री बनने के बाद उन्होंने पूरे राज्य में भू माफियाओं और दलालों की नकेल कस दी है। इसके बाद माफियाओं में बौखलाहट है, तभी भू माफिया उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन वे डरने वाले नहीं हैं, वे भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में साल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है। इसके बाद भी बिहार में शराब की बिक्री जारी है। ऐसे में इस पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिन तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने आदेश दिया था कि ड्रोन के जरिए से शराब की बिक्री और शराब बनाने वालों पर नजर रखी जाए। इसको लेकर के बिहार के सभी थानों में ड्रोन कैमरा भी उपलब्ध कराया गया है। अब नीतीश सरकार शराब बेचने के लिए हाईटेक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है। ये हेलीकॉप्टर गंगा के किनारे दियारा इलाकों में शराब बेचने वालों
को डिटेक्ट करेगा, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सरकार के इस कदम पर विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि नीतीश सरकार यानी कि नीतीश कुमार ने अब तो हद कर दी है। शराबबंदी के नाम पर वे और कितना ड्रामा करेंगे ये समझ में नहीं आता। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार जनता की गाढ़ी कमाई अपनी जिद में खर्च कर रहे हैं। उन्हें अपनी जिद पूरी करने का नशा हो गया है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं, लोगों को शराब नहीं पीने की नसीहत दे रहे हैं, फिर खजाने को क्यों खाली करा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कभी नहीं हुई है और ना आगे होगी। हाँ, शराबबंदी के नाम पर मुख्यमंत्री खजाने को जरूर खाली कर देंगे। दोस्तों बात करते हैं कि अगर पत्नी ही बेवफा हो जाए तो फिर भला पुलिस कैसे पति की जान बचा सकती है। जब बिहार के पूर्णिया जिले में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ करके अपनी ही पति की हत्या की सुपारी दे दी। अग्नि के समक्ष फेरे लेकर के 7 जन्मों का रिश्ता निभाने का वचन देने वाली पत्नी के द्वारा अपने प्रेमी से पति की हत्या करवाने का मामला सामने आया है। जब बिहार के पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र के दवा व्यवसायी मोहन चंद्र दास की 31 दिसंबर की रात गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। दोस्तों अब बात करते हैं कि साल 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भुखमरी और कुपोषण के मामले में 117 मुल्कों की सूची में हमारा देश 102वें स्थान पर है। वैश्विक भूख सूचकांक साल 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को कुल 116 देशों की सूची में 101वें स्थान पर रखा गया है। जहां साल 2017 की नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि देश में 19 करोड़ लोग हर रात खाली पेट सोते हैं। जब भारत के लगभग सभी शहरों में सड़क किनारे आज भी कुछ लोग खाली पेट सोने को मजबूर हैं। हर साल बाढ़, सुखाड़ जैसे प्राकृतिक आपदाएं जैसे लोगों की गिनती को और भी बढ़ा देती है। जब पिछले 2 सालों से कोविड-19 ने भी लोगों की हालात और भी खराब कर दी है। लेकिन इस समाज में कुछ ऐसे गुमनाम लोग भी हैं जो जरूरतमंदों के लिए रोटी उपलब्ध कराने का प्रयास करते रहते हैं। इन्हीं में एक है छपरा बिहार के रविशंकर उपाध्याय, जो अपने संगठन रोटी बैंक छपरा के जरिए निस्वार्थ भाव से भूखे को भोजन कराते हैं। यह पेशे से शिक्षक रविशंकर क्षेत्र में समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। उन्हें ये विचार ऑल इंडिया रोटी बैंक ट्रस्ट वाराणसी के संस्थापक दिवंगत किशोर कांत तिवारी और उनके सहयोगी रोशन पटेल के नेक कार्य को देख करके आया। रोटी बैंक छपरा साल 2018 से गरीब, असहाय और भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। रविशंकर उपाध्याय बताते हैं कि फेसबुक पर ऑल इंडिया रोटी बैंक वाराणसी के कार्यों को देख करके छपरा शहर में भी ऐसा ही संगठन शुरू करने का ख्याल आया था। जहां वह कहते हैं कि शुरुआत में उनकी टीम में 4-5 सदस्य थे, जिनमें मुख्य रूप से उनके करीबी मित्र शामिल थे। हर रोज रात 9 बजे भूखे लोगों का पेट भरने के लिए ये टीम शहर में निकल पड़ते हैं। गरीब और भूखे लोग हर रात 9 बजे इस टीम की राह भी देखते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा निकाली गई माइंस इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा तारीखों की घोषणा हो गई है। ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जारी सूचना में बताया गया है कि ये परीक्षा संभावित रूप से अप्रैल 2022 में हो सकती है। आपको बता दूं कि इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 20 सितंबर 2021 से शुरू हो गई थी और आवेदन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर 2021 थी। जहाँ फाइनल फॉर्म सबमिट करने के लिए 22 अक्टूबर तक का समय दिया गया था। जहाँ इस भर्ती के जरिए कुल 100 रिक्त पदों को भरा जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोगों ने हाशियों पर खड़े लोगों के उत्थान के लिए विशेष पहल की है। जब सभी धर्म समुदाय के विकास के लिए हम लोगों ने काम किया है। 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल, हर घर शौचालय निर्माण, हर घर पक्की गली नाली का निर्माण आदि कराया गया। जब सभी धर्म समुदाय के विकास के लिए हम लोगों ने काम किया। 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल, हर घर शौचालय निर्माण, हर घर पक्की गली नाली का निर्माण आदि कराया गया है। अब इन सबके मेंटेनेंस का कार्य भी किया जाएगा। पूरे बिहार में अभी कितनी सड़कों की जरूरत है, इसको लेकर के सर्वेक्षण करा रहे हैं ताकि आवागमन को और बेहतर और सुगम बनाया जा सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को जमुई के श्री कृष्ण सिंह मेमोरियल स्टेडियम में समाज सुधार अभियान के अंतर्गत आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि न्याय के साथ विकास एवं लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। लड़कियों की कम उम्र में शादी से कई प्रकार की परेशानियां होती है, इसलिए गाँव-गाँव तक समाज सुधार अभियान को निरंतर चलाइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जहरीली शराब की घटना जब सामने आई तब कुछ लोग शराबबंदी को असफल बताने लगे। इस पर तरह तरह के सवाल उठने लगे। तब हमने कहा था कि शराब पीना बुरी चीज है, पियोगे तो मरोगे। कुछ लोग जहरीली शराब पिला देंगे तो फिर मर जाओगे। दूसरे कई राज्यों में शराबबंदी नहीं है, वहां भी जहरीली शराब पीने से यहां से अधिक मौतें हुआ करती है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने बिहार को एक और एक्सप्रेसवे का तोहफा दिया है, जहां बिहार के पटना, नालंदा, शेखपुरा, जमुई, बांका होते हुए एक नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। खबर के अनुसार इस रूट से पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर के पथ निर्माण विभाग द्वारा डीपीआर तैयार किया जा रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट 2 के तहत इस नए एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। आपको बता दूं कि पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे बख्तियारपुर होते हुए रजौली से निकलेगा। इसके बाद नालंदा बिहार शरीफ होते हुए जाएगा। बिहार शरीफ के बाद ये एक्सप्रेसवे नया होगा, क्योंकि जिस रास्ते से ये एक्सप्रेसवे आगे जाएगा वहां अभी कोई भी सड़क नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार ये एक्सप्रेसवे पटना के बख्तियारपुर से शुरू होगा और नालंदा के बिहार शरीफ, शेखपुरा, जमुई के सिकंदरा और चकाई तथा बांका के कटोरिया होते हुए सीधे झारखंड के देवघर जिले के देवीपुर में प्रवेश करेगी। इस एक्सप्रेसवे से देवघर एम्स को भी जोड़ा जाएगा, इससे लोगों को काफी फायदा होगा। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश चौधरी ने एक बार फिर से किसानों के हक की लड़ाई जारी रखने की बात कही है। उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा है कि आज जिस तरीके से प्रदेश में देश और प्रदेश का किसान परेशान है, उसे अपनी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। ये सब देखते हुए किसान सरकार के खिलाफ ही वोट करेगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि वे किसी दल को वोट देने की बात नहीं करते हैं, लेकिन किसान खुद समझदार हैं। वह अपना भला बुरा समझता है और सोच समझकर ही किसी भी दल को वोट करेगा। उन्होंने कहा है कि किसान उसी को वोट करेगा जो किसानों के हक हुकूक की बात करेगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि बीजेपी सरकार चुनाव जीत भी सकती है अगर पंचायत चुनाव की तरह चुनाव में गड़बड़ी करेगी। राकेश टिकैत एक बार फिर से दोहराएगा कि मजबूत विपक्ष के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का भी चुनाव जीतना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि वे किसानों के मुद्दे को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और किसानों को जागरूक भी कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि ये लंबी लड़ाई है जो आगे चलती रहेगी। उन्होंने कहा है कि कृषि कानूनों को वापस लेने का इस सरकार को कोई फायदा होने वाला नहीं है। जहां वही लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के रिहा होने पर राकेश टिकैत ने यूपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार के लचर पैरवी से आशीष मिश्रा को जमानत मिली है, लेकिन उनके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में बुधवार को एसटीटी अभ्यर्थियों ने कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कार्यालय के गेट पर जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। जहां हंगामा कर रहे एसटीटी अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसटीटी अभ्यर्थियों के क्वालिफाइड सर्टिफिकेट जारी करने की मांग की है। वहीं इस दौरान कई अभ्यर्थी हिरासत में भी लिए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में योजना मद में 14 अरब रुपए पंचायती राज विभाग को आवंटित किया था। इसके तहत मुख्य रूप से 12 योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन इसमें कई योजनाएं शुरू नहीं हो पाई है, जबकि कई ऐसी है जिन्हें शुरू तो कर दिया गया लेकिन पूरा नहीं किया जा सका है। जहाँ उदाहरण के तौर पर गाँव में सोलर लाइट लगाने की योजना शुरू नहीं हो पाई है। जहाँ चालू वित्तीय वर्ष के बीतने में करीब 1 माह बचा हुआ है। जहाँ 7 निश्चय पार्ट 2 एवं आत्मनिर्भर बिहार लक्ष्य के तहत सोलर लाइट लगाया जाना है। जहां वही सभी सार्वजनिक कुओं के जीर्णोद्धार और सोख्ता निर्माण कार्य भी तय लक्ष्य के काफी पीछे चल रहा है। पंचायती राज विभाग की प्रगति रिपोर्ट बताती है कि मौजूदा रफ्तार से चालू वित्तीय वर्ष में लक्ष्य पूरा करना संभव नहीं है। ये बात अलग है कि सरकार 100% पक्की गली नाली बनाने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत सच्चाई से कोसों दूर है। इसी तरह पंचायती राज विभाग का दावा है कि 98% हर घर तक नल से जल पहुंचाने की योजना पूरी की गई। इस उपलब्धि को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हकीकत में यह योजना अभी जरूरतमंदों से कोसों दूर है। पंचायती राज विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। अब स्थिति यह है कि फरवरी समाप्त होने को है, लेकिन योजना फाइलों से बाहर नहीं निकल पाई है। हाँ, एजेंसी चयन का काम जरूर पूरा हो गया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।